फाइनल है चेन्नई सुपर किंग और आरसीबी के बीच नॉर्थ सेट का। चलो ऑल द बेस्ट जो भी जिसकी साइड है। आई हैव नो आइडिया कि कौन सी टीम में क्या क्या है, बट आई सपोर्ट धोनी। धोनी का तो हर कोई फैन है, राइट। चलो वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया पे आते हैं। वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया, ये इसके बारे में पढ़ेंगे। यस, वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया में हम क्या बोलेंगे कि डे 1 हम किसको कंसीडर कर रहे हैं, जब डिवाइस इंसर्ट हुआ है। जब डिवाइस इंसर्ट हुआ है उसे डे 1 बोल रहे हैं। डे 2 आपका डिवाइस है, जैसे वेंटिलेटर आपका जो है पेशेंट को डे 1 पे लगा, 17 मई को लगा, दैट विल बी योर डे 1। डे 2 18 में होगा, डे 2। क्लियर? So ventilator associated pneumonia is when the patient is on mechanical ventilator for more than 2 calendar days on the date of event, right? Date of event क्या हुई, जिस दिन, डेट ऑफ इवेंट जिस दिन पेशेंट को वेंटिलेटर लगा था, जिस दिन पेशेंट को वेंटिलेटर लगा था वो डे 1 कहलाएगा। 2 कैलेंडर डेज, मोर देन 2 कैलेंडर डेज, मतलब डे 1 और डे 2 के बाद जो इन्फेक्शन होगा, मोर देन डे 2 के बाद जो हुआ उसको बोलेंगे हम वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया। क्लियर? इसमें सबसे कॉमन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो है स्यूडोमोनास। द मोस्ट कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म in case of VAP is Pseudomonas monas followed by Aureus, Staphylococcus aureus, Klebsiella, E. coli, Enterobacter. ठीक है जी। Now let us quickly discuss about the care bundle of VAP. VAP के केयर बंडल को डिस्कस करते हैं। अगेन सबसे पहला आएगा हैंड हाइजीन, नो डाउट इन दिस। अंशु क्या रिपीट करना है? सो फार हमने ये पढ़ा कि वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया किसे बोलेंगे? वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया हम बोलेंगे जब आपके पेशेंट को कॉन्जिक्यूटिवली मोर देन डे 2, मोर देन 2 दिन से ज्यादा, मोर देन 2 कैलेंडर डेज, मतलब डे 1 डे 2 के बाद जो इन्फेक्शन होगा उसको वैप बोलेंगे, राइट। डे 2 और डे 1 क्या है? डे 1 इज द डे जब डिवाइस, जब वेंटिलेटर पेशेंट को लगाया गया था, राइट। दिस इनको बोलते हैं हम डेट ऑफ इवेंट। डेट ऑफ इवेंट वो डेट जब वेंटिलेटर लगाया गया था 17 मई, ये वो डेट है जब आपका डिवाइस इंसर्ट किया गया बॉडी में। सो डे 1 कहलाएगा, डे 2 कहलाएगा, एंड डे 2 के बाद अगर इन्फेक्शन हो रहा है पेशेंट को, सो वो वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया विच इज अ टाइप ऑफ हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन, राइट। अगर पेशेंट को वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया, वेंटिलेटर पे भी है, क्वेश्चन है अगर आपका पेशेंट वेंटिलेटर पे भी है और अगर आपके पेशेंट को पोलिस कैथेटर भी है, तो आपको ये देखना है ना पेशेंट को कहाँ इन्फेक्शन हो रहा है, व्हाट इज द साइट ऑफ इन्फेक्शन। अगर पेशेंट को यूटीआई इन्फेक्शन है तो वो कॉटी होगा, वो कॉटी भी हेल्थ केयर एसोसिएटेड है। अगर अपर, ये आपका पेशेंट को लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो रहा है, लोअर में आप देखोगे 3 डेज हो गए तो ये आपका वैप हो जाएगा, वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया हो जाएगा, राइट। नाउ केयर बंडल डिस्कस करते हैं, वैप को कैसे प्रिवेंट करेंगे। हैंड हाइजीन जिसमें सबसे पहला केयर बंडल है, मेक श्योर करना है व्हेनेवर यू आर प्रोवाइडिंग केयर टू अ वेंटिलेटर पेशेंट, हैंड हाइजीन फॉलो करना है, राइट। इसके ये केयर बंडल सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके वैप से रिलेटेड केयर बंडल पे आते हैं, तो ये लास्ट मिनट रिविजन नोटबुक में लिखना है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन वैप के केयर बंडल से पूछे जाते हैं। पहला हैंड हाइजीन हो गया, दूसरा हो गया ओरल केयर। अब पेशेंट आपका जो एंडोट्रेकियल ट्यूब है, ईटी ट्यूब इंसर्ट किया जाता है ओरल कैविटी से, राइट। ओरल कैविटी इज द प्रिफर्ड रूट rather than the nasal one. Oral cavity itself is a high area site where microorganism can easily grow, क्योंकि ओरल कैविटी में मॉइस्चर भी है, फूड भी है, डार्कनेस भी है, हर चीज है ओरल कैविटी में।
This is the reason oral care is very important in case of ventilator patient to minimize the risk of infection. अब यहाँ पे oral care 0.2% chlorhexidine gluconate से देना है. कितना frequently देना है? How frequently we have to provide oral care to a patient who is on mechanical ventilator. Although ये जो guideline है ये एम्स ने नहीं दी है, बिल्कुल straight forward के आप इतना frequently provide करो. जो आपका ओरल केयर होता है आपको टू आवर्ली नहीं देना है, राइट. अगेन यहाँ पे टू आवर्ली नहीं देना है, ये थोड़ा सा चेंज है जो आपको यहाँ समझना होगा. हाउ फ्रीक्वेंटली वी हैव टू प्रोवाइड ओरल केयर? सो यहाँ पे एवरी 6 आवर्ली प्रिफर्ड किया जाता है, एवरी 6 आवर, राइट. एवरी 6 आवर्ली, जिसको हम ईच शिफ्ट भी बोल देते हैं. हर शिफ्ट में हर एक स्टाफ नर्स अपने पेशेंट को ओरल केयर देंगे, चाहे मॉर्निंग हो, इवनिंग हो, नाइट, राइट. सो एवरी 6 आवर्ली या फिर हर शिफ्ट में ओरल केयर प्रोवाइड की जाती है पेशेंट को. 0.12%, ये इसका स्ट्रेंथ होगा 0.12%. आइडियली 0.2% क्लोरहेक्सिडिन ग्लूकोनेट जो नॉर्मल माउथ वॉश होता है वो यूज करते हैं. ये भी कोई गलत नहीं है, ये भी ठीक है परसेंटेज. कितना टाइम करना है, मतलब टाइम किस चीज में टाइम करना है, कितना टाइम, मतलब एवरी 6 आवर्ली यू हैव टू प्रोवाइड द ओरल केयर. ओरल केयर हो गया. इसके बाद आता है हेड ऑफ द बेड शुड बी 30 डिग्री. इसको 30 से 45 डिग्री लिखो. हेड ऑफ द बेड शुड बी 30 to 45 डिग्री. ऐसा क्यों किया? Why you have to, if your patient is on ventilator, why you have to place the patient in 30 to 45 degree angle head of the bed? ताकि एस्पिरेशन का रिस्क मिनिमाइज हो जाए. अगर कोई थिक सिक्रीशन है वो एस्पिरेट ना हो, इन्फेक्शन का रिस्क ना हो, गैस्ट्रिक एस्पिरेशन ना हो, सबसे इंपॉर्टेंट, राइट. दिस इज द रीजन. वेरी गुड. यही रिस्क ऑफ एस्पिरेशन को मिनिमाइज करने के लिए we have raised the head of the bed at 30 to 45 degree angle. ये आपकी एक हो गई. देन अगला है सक्शनिंग. यस, वी ऑल एग्री सक्शनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. सक्शनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप सक्शनिंग नहीं करोगे, जो थिक सिक्रीशन होते हैं वो ब्लॉक कर देंगे एयरवे को. थिक सिक्रीशन माइक्रोब्स को अट्रैक्ट करते हैं, उनसे चिपक जाते हैं. जो थिक टेनिटस सिक्रीशन होते हैं, पैथोजन आके उनसे चिपक जाएंगे, कॉलोनी बनाएंगे, इन्फेक्शन होगा. सो इट इज इंपॉर्टेंट द एयरवे शुड बी रिमेन पेटेंट. एयरवे शुड ऑलवेज रिमेन पेटेंट. हमेशा पेटेंट होना चाहिए, अनऑब्स्ट्रक्टेड होना चाहिए. वी हैव टू परफॉर्म सक्शनिंग, जिसमें हम क्लोज्ड सक्शनिंग सिस्टम को ज्यादा प्रेफर करते हैं. इससे इन्फेक्शन कम होगा, क्योंकि जो ओपन सिस्टम होता है उसमें स्टेरिलिटी मेंटेन करनी होती है. कहीं ना कहीं अगर कोई भी स्टेरिलिटी पॉइंट लूज हुआ, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन ज्यादा कैरी करता है जो ओपन सिस्टम होता है सक्शनिंग का, राइट. यस, फीडिंग इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि आप जो भी सक्शन जो इन्फेक्शन रेट है उसको तभी मिनिमाइज कर पाओगे व्हेन द पेशेंट इज हैव इनफ इम्यूनिटी, इनफ प्रोटीन टू फाइट अगेंस्ट द इन्फेक्शन, राइट. तो फीडिंग इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट पार्ट. बिल्डिंग ब्लॉक है प्रोटीन का, जिससे आप पेशेंट को एंट्रल फीडिंग देते हो ताकि रेट ऑफ वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया को हम कम कर सकें. यहाँ पे क्या हम उसको कंटिन्यूअस फीडिंग देंगे, इंटरमिटेंट फीडिंग देंगे, डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन. यहाँ वी कैन नॉट रिकमेंड के कंटिन्यूअस चलेगी या इंटरमिटेंट चलेगी, डिपेंड करेगा, राइट. सिचुएशन पे डिपेंड करेगा. देन डेली सेडेशन, वेकेशन एंड डेली असेसमेंट फॉर रेडीनेस टू बी. देखो, हमने शुरू से एक चीज पढ़ी है, in order to avoid the healthcare associated infection, the primary intervention is as soon as possible हमें remove करना है डिवाइस को. We have to remove that device because this device carry a high risk of infection. So हमें जितना जल्दी हो सके ये वेंटिलेटर से पेशेंट को हटाना है. Ventilator, in order to remove the patient from ventilator, first we need to assess whether the patient is ready for the weaning process or not. How we will do that? It is basically the sedation vacation, which is performed at a fixed time every day.
इसमें क्या करते हैं बेसिकली, ये दिस इज टू बी डन बाय द डॉक्टर। एज अ नर्स वी कैन नॉट परफॉर्म डेली सेडेशन वेकेशन। इसमें आप डेली डॉक्टर जो है पेशेंट के सेडेशन लेवल को स्टॉप कर देते हैं, मतलब जो भी ड्रग चल रहा है उसका वो ड्रग का डोज कम कर देंगे या उसको स्टॉप कर देंगे इन्फ्यूजन को। इससे हो गया क्या, पेशेंट अपना धीरे धीरे कॉन्शियस लेवल गेन करेगा, क्योंकि ईटी ट्यूब वाला जो एंडोट्रेकियल ट्यूब वाला पेशेंट होता है वो सेडेटेड होता है। अगर कॉन्शियस होगा तो फर्स्ट थिंग दैट द पेशेंट विल डू इज बेसिकली वो अपने ईटी ट्यूब को निकालने की कोशिश करेगा, राइट। सो हम यहाँ पे सिडेशन वाला जो जितना भी ट्रीटमेंट ड्रग चल रहा है पेशेंट को, उसको मिनिमाइज करते हैं डोज को, या फिर होल्ड करते हैं for a brief period of time, and every day we are doing this process. So what will happen, इससे हम क्या कर रहे हैं कि जैसे ही पेशेंट अपना थोड़ा कॉन्शियस लेवल गेन करता है, we are assessing the ability of the patient to generate spontaneous breathing pattern। हम ये असेस करते हैं पेशेंट खुद से कितनी सांस ले पा रहा है या खुद से कितना ट्राई कर रहा है सांस लेने के लिए। दिस इज व्हाट इज इट इज कॉल्ड सेडेशन वेकेशन। सेडेशन को छुट्टी पे भेज दिया, मतलब जो डोज है सेडेशन का या तो उसको कम कर दिया या स्टॉप कर दिया फॉर अ ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम टू चेक हाउ द पेशेंट इज रिस्पॉन्डिंग विदाउट सेडेशन, कितना वो खुद से स्पॉन्टेनियसली एफर्ट लगा रहा है। जितना जल्दी पेशेंट खुद से एफर्ट लगा पाएगा उतना जल्दी वीनिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा, राइट। दिस इज व्हाट इट मींस। lightening the sedation decrease the time spent of mechanical ventilator। जितना ज्यादा सेडेशन का डोज कम करते रहोगे उतना ही लाइकली चांसेस है कि पेशेंट मैकेनिकल वेंटिलेटर पे कम रहे, राइट। डीप वेन थ्रोम्बोसिस प्रोफिलेक्सिस, डीवीटी प्रोफिलेक्सिस, ये क्यों जरूरी है, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। आपका पेशेंट मैकेनिकल वेंटिलेटर पे है, राइट, पेशेंट इज बेड रिडन, पेशेंट आपका बेड रिडन है कंप्लीटली। अब जो बेड रिडन वाले पेशेंट होते हैं उसमें क्या होता है, बिकॉज ऑफ द बॉडी वेट जो आपका इमोबाइल नहीं है, बेड रिडन है पेशेंट, तो वेसल्स जो है वो कंस्ट्रिक्ट होने लगती है। एंड इससे क्या होता है, जो ब्लड का विस्कोसिटी होता है, ब्लड का जो गाढ़ापन होता है, ब्लड की विस्कोसिटी, ब्लड विस्कोसिटी वो बढ़ जाती है, ब्लड विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, मतलब ब्लड का गाढ़ापन बढ़ जाएगा। इससे क्या होगा, क्लॉट होने का रिस्क बढ़ जाएगा, इंक्रीज क्लॉट रिस्क। इन केस अगर क्लॉट हो गया, दैट कैन गो एंड स्टक इनटू पल्मोनरी एरिया एंड कॉज पल्मोनरी एम्बोलिज्म, राइट। पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गया तो सप्लाई इंटरप्ट होगी, ब्लड सप्लाई, ब्लड सप्लाई इंटरप्ट होगी, ब्लड सप्लाई इंटरप्ट होगी मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं आएगा, देन रिस्क ऑफ इंफेक्शन कहीं ना कहीं बढ़ जाएगा, राइट। तो ये सारी चीजें हैं जिसकी हमें अवॉइड करने के लिए हम ये न्यूमो, ये जो आपकी कंप्रेशन डिवाइस है, ये जो ड्रेसिंग है डीप वेन थ्रोम्बोसिस, ये यूज करते हैं। ये क्या है, ये आपका इसमें क्या है, वाइब्रेटरी एक्शन होता है जिसकी वजह से ब्लड फ्लो चलता रहता है। ये ब्लड फ्लो को हेल्प करता है, ब्लड सर्कुलेशन के लिए हेल्प करता है। ये अफेक्ट ये क्या करता है, ये जो आपके ये जो कंप्रेशन डिवाइस है, ये जो स्टॉकिंग आपने पेशेंट ने लगाई है कंप्रेशन स्टॉकिंग, ये क्या करती है, ब्लड सर्कुलेशन को प्रमोट करती है, अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन होता रहे पेशेंट की बॉडी में। क्लियर। चलो अगला है स्ट्रेस अल्सर डिजीज प्रोफिलेक्सिस। अब जब पेशेंट आपका वेंटिलेटर पे है, पेशेंट को मेडिसिन चल रही है, सो देयर आर लॉट ऑफ रीजन के पेशेंट का जो एसिडिक स्टमक गैस्ट्रिक एसिड है वो रेज हो सकता है, जिसकी वजह से पेशेंट को स्ट्रेस अल्सर भी हो सकते हैं। सो अगेन यहाँ पे अगर एसिड रेज होगा तो यहाँ पे फर्दर माइक्रोबियल एजेंट कलेक्ट होंगे, उनकी ग्रोथ इंक्रीज हो जाएगी, राइट, डिक्रीज नहीं होगी, इंक्रीज हो जाएगी। अगेन यहाँ पे हमें H2 रिसेप्टर इनहिबिटर, यस H2 रिसेप्टर इनहिबिटर को प्रिफर्ड करेंगे इस केस में जहां पे हमें स्ट्रेस अल्सर को मिनिमाइज करना है। स्ट्रेस अल्सर डिजीज कितना फ्रीक्वेंटली रिमूव करना है, डिक्रीज करना है,
इसकी गाइडलाइन मैं एक बार देख के आपको शेयर करूंगी कि हाउ फ्रीक्वेंटली वी हैव टू रिमूव द डीवीटी। ये एक बार मुझे चेक करना पड़ेगा, देन ओनली आई लेट यू नो कि क्या आपका सीडीसी एम्स जो डिफरेंट डिफरेंट गाइडलाइन है वो क्या बोलते हैं, राइट। सो यस, दीज आर द कॉमन मेजर्स दैट वी कैन यूज इन केस ऑफ वैप। अब ये कलेक्टिवली यहाँ पे केवल लिखा हुआ है, इसमें सारे मेजर्स हैं, जैसे हैंड हाइजीन यूज करना है, ओरल केयर करना है आपको एवरी 6 आवर्ली या एज पर द डॉक्टर ऑर्डर या पर शिफ्ट में, हेड ऑफ द बेड 30 to 45 डिग्री पे रखना है, पेशेंट को फीडिंग देना है एनजी ट्यूब से, सक्शनिंग करना है, डेली अवेकिंग सेडेशन वेकेशन होना चाहिए, वीनिंग का प्रोसेस होना चाहिए। यहाँ पे आपने क्या सेडेट करके चेक किया हाउ वेदर द पेशेंट इज रेडी और नॉट। इफ द पेशेंट इज रेडी देन वीनिंग का प्रोसेस स्टार्ट करना है, बिकॉज वी वांट द वेंटिलेटर टू बी रिमूव्ड एज सून एज पॉसिबल। डीप वेन थ्रोम्बोसिस प्रोफिलैक्सिस होना चाहिए, राइट। ये हमारे 4 पॉइंट है। स्ट्रेस अल्सर क्या है, ये बिकॉज ऑफ द एसिडिक एनवायरनमेंट जब बढ़ जाएगा तो इरोजन की वजह से स्ट्रेस अल्सर डिजीज हो जाती है, जिसमें हमें इनके लिए इनको स्टॉप करने के लिए जब हम H2 रिसेप्टर होते हैं वो देना पड़ता है। सो H2 रिसेप्टर इनहिबिटर आर कॉमन, जिसमें हम स्ट्रेस अल्सर डिजीज में देते हैं। अगर एसिडिक एनवायरनमेंट बढ़ गया तो पैथोजन की ग्रोथ भी बढ़ जाएगी, तो वो मिनिमाइज करने के लिए स्ट्रेस अल्सर ना हो, पैथोजन की ग्रोथ ना हो, इसीलिए आपने एडिशनल पेशेंट को जो है जैसे प्रोटोन पंप इनहिबिटर होते हैं, सिमिलरली हमने H2 रिसेप्टर इनहिबिटर को एडमिनिस्टर करना, बिकॉज रेज गैस्ट्रिक पीएच कैन प्रमोट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इन द स्टमक, और वो स्टमक से कहाँ हो जाएगा, आपके लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ट्रेवल कर सकता है। अगर एस्पिरेट किया, क्योंकि एसिडिक जब बढ़ेगा कंटेंट तो एस्पिरेशन का रिस्क भी बढ़ जाएगा, अगर एस्पिरेट किया तो इजिली रिस्क ऑफ निमोनिया कैन अकर। यस, प्रेशर अल्सर इज ऑल्सो द पॉइंट, बट प्रेशर अल्सर आपके वैप के बंडल में इंक्लूड नहीं किया गया है, बट प्रेशर अल्सर इज देयर, वी कैन इंक्लूड द प्रेशर अल्सर रिलेटेड प्रिवेंटिव मेजर, बट प्रेशर अल्सर को वैप में इंक्लूड नहीं किया गया है इन द केयर बंडल ऑफ वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया। नाउ लेट अस सी द क्वेश्चन रिलेटेड टू वैप, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। The nurse is caring for mechanically ventilated patient. The nurse understand the strategy to prevent the ventilator associated pneumonia, including which of the following? Select all that apply, मतलब multiple answer है। Which of the following intervention you will use to prevent VAP? एक से ज्यादा आंसर है, because यहाँ पे you have to select all that apply. What will be the correct answer? So आयुषी ने बोला है B and D, कुछ ने B and C बोला है, B C D। ओके, देखो ये जो पॉइंट नंबर कुछ ए है वो तो बिल्कुल अलग है, वो भी हमें देखना है। ड्रेन कंडेंसेट फ्रॉम द वेंटिलेटर ट्यूबिंग अवे फ्रॉम द पेशेंट। अब ये क्या कंसेप्ट है ये हम देख लेते हैं, मोटा मोटा एक्सप्लेन करेंगे, डीप में नहीं जाएंगे, डीप में जब हम सक्शनिंग पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, राइट। ये है एंडोट्रेकियल ट्यूब, ये पेशेंट की ओरल कैविटी है मान लो, राइट, ये पेशेंट की बॉडी हो गई, ये कनेक्टेड है मैकेनिकल वेंटिलेटर के सर्किट से, और ये मैकेनिकल वेंटिलेटर की मशीन है, राइट। दिस इज द मैकेनिकल वेंटिलेटर मशीन, दिस इज द मैकेनिकल वेंटिलेटर सर्किट, एंड दिस इज योर एंडोट्रेकियल ट्यूब। आइडियली होता क्या है, जब मैकेनिकल वेंटिलेटर मशीन से ऑक्सीजन सर्किट में जाके एंडोट्रेकियल ट्यूब में जाती है, दिस इज द प्रोसेस। सो व्हाट एग्जैक्टली हैपन, यहाँ ट्यूबिंग्स के अंदर कंडेंसेशन हो जाता है। कंडेंसेशन क्या होता है, वेपर फॉर्म हो जाता है वाटर मॉलिक्यूल का, भाप बनने जैसे कई बार आपने देखा होगा, जैसे गरम गरम आपने मैगी बनाई है, मैगी के ऊपर यू हैव कवर दैट पैन विद द प्लेट। अब जब प्लेट को उठाओगे तो वो वाटर ड्रॉपलेट क्या होंगी, पूरी प्लेट पे लगा होगा, दैट इज विच इज व्हाट वी कॉल कंडेंसेशन, वेपर, वाटर वेपर, राइट, वाटर की ड्रॉपलेट। तो यहाँ पे ये जो आपका सर्किट होता है मैकेनिकल वेंटिलेटर का, यहाँ पे वाटर की ड्रॉपलेट इकट्ठी हो जाती है, बिकॉज ऑफ अगर आपने ठीक से ह्यूमिडिफायर या HME फिल्टर को यूज नहीं किया। तो ये जो ड्रॉपलेट होती है इनको हम कैसे रिमूव करें, देयर आर डिफरेंट मेथड, लेकिन क्वेश्चन में बोला है क्या हम ये जो ड्रेन करें कंडेंसेट को फ्रॉम द वेंटिलेटर ट्यूबिंग अवे फ्रॉम द पेशेंट, मतलब ये पेशेंट है तो पेशेंट से अवे ड्रेन करना है, मतलब अगर आपको रिमूव करना है तो पेशेंट से अवे होना चाहिए। द आंसर इज यस,
हम ये कंडेंसेशन जो वाटर वेपर कलेक्ट हो गए हैं इसको पेशेंट के टुवर्ड ड्रेन नहीं करेंगे, राइट? क्यों? अगर पेशेंट के टुवर्ड करेंगे ईटी ट्यूब के अंदर जाएगा, पेशेंट की बॉडी में अंदर चला जाएगा, दैट इज अ सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, सो इट शुड बी ड्रेन्ड अवे फ्रॉम द पेशेंट. This is a machine is connected with a mechanical ventilator circuit, and this mechanical ventilator circuit is connected with endotracheal. Through this mechanical ventilator machine, air is given through mechanical ventilator circuit. Now air will enter into the ET tube, right? अब होता क्या है, बिकॉज द एयर इज ड्राई एयर है, हमने पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन दिया है, तो जिस प्रेशर से हम एयर लेते हैं कुछ ना कुछ, अगर आप HME फिल्टर यूज नहीं करोगे या ह्यूमिडिफायर यूज नहीं करोगे, उस केस में यहाँ पे जो एयर है, जो ऑक्सीजन आप दे रहे हो, वो कंडेंसेशन करेगी, वाटर वेपर हो जाएंगे थोड़े थोड़े सर्किट में. कई बार आप देखोगे कि वाटर वेपर जो है सर्किट में आपको दिखने लगेंगे, पानी की बूंदे दिखने लगेंगी. वो वाटर वेपर का क्या करना है, उसको हमें ड्रेन मतलब रिमूव करना है, बट इट शुड नॉट बी रिमूव्ड टुवर्ड द पेशेंट. ऐसा नहीं कि आपने मैकेनिकल वेंटिलेटर से सर्किट को खोला और पूरा सीधा कर दिया और ये सारे ईटी ट्यूब में चले गए. नो, it should be drained, it should be disconnected from the endotracheal tube and then it should be drained away from the patient, right? Not toward the patient. Patient की body में ये water vapor नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल सिंपल बात, right? So option number 1 में है कि drain condensate from the ventilator tubing away from the patient. It is absolutely correct. इससे हम infection को prevent ही करेंगे, नहीं तो इन्फेक्शन बढ़ जाएगा अगर आप उसके वाटर वेपर को पेशेंट के एंडोट्रेकियल ट्यूब के थ्रू पेशेंट की बॉडी में डाल दोगे. आई होप नाउ इट इज क्लियर. प्लीज लेट मी नो ये वाला पॉइंट क्लियर है. एलिवेट द हेड ऑफ द बेड, ये हमने पढ़ा है. इंस्टिल नॉर्मल सलाइन एज अ पार्ट ऑफ सक्शनिंग, नो, वी शुड नेवर इंस्टिल नॉर्मल सलाइन. कोई और सोल्यूशन हमें सक्शनिंग के टाइम पे इंस्टिल नहीं करना है. दिस इज नॉट अ नॉर्मल गाइडलाइन. ये सारी चीजें आपकी एक्चुअली सक्शनिंग की है, ये हम सक्शनिंग में पढ़ेंगे, कवर करेंगे और डिटेल में. परफॉर्म रेगुलर ओरल केयर विद क्लोरहेक्सिन, सो यस. तो यहाँ पे अगर देखा जाए ऑप्शन नंबर ए, बी एंड डी, दीज आर द करेक्ट आंसर. अब जब आप सक्शनिंग पढ़ोगे सेम क्वेश्चन मैं वहां पे रखूंगी एंड मेक श्योर कि ये सारी चीजें होंगी, राइट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following component of the Institute for Healthcare Improvement ventilator bundle? Select all that apply. Ventilator bundle में आप क्या क्या इसमें से component लोगे? Interrupt sedation each day to assess readiness to extubate. Maintain head of the bed at 40-degree elevation. Provide deep vein thrombosis prophylaxis. Provide prophylaxis for peptic ulcer disease. Swab the mouth with foam swab every 2 hours. इंटरप्ट सेडेशन बिल्कुल सही, हमने डेली सेडेशन वेकेशन पढ़ना है ताकि हम करना है ताकि हम पेशेंट को जल्दी से जल्दी एक्सट्यूबेट. एक्सट्यूबेट मतलब रिमूवल ऑफ वेंटिलेटर, रिमूवल ऑफ पेशेंट फ्रॉम वेंटिलेटर, एक्सट्यूबेट करना. इंट्यूबेट मतलब इंसर्शन ऑफ एंडोट्रेकियल ट्यूब. हेड ऑफ द बेड बिल्कुल सही. प्रोवाइड डीप वेन बिल्कुल सही. प्रोवाइड प्रोफिलेक्सिस बिल्कुल सही. स्वैप द माउथ एवरी 2 आवर्ली नहीं करेंगे. सो ए, बी, सी एंड डी ये चारों ही सही आंसर है. अगला क्वेश्चन. Which of the following statement is true regarding oral care for the prevention of ventilator associated pneumonia? Select all that apply. Tooth brushing is performed every 2 hourly for greater effect. Implementing a comprehensive oral care program in an intervention for preventing VAP. Oral care protocol should include oral suctioning and brushing teeth. Protocol that include chlorhexidine gluconate have been effective in preventing VAP. What could be the correct answer? Select all that apply है, इसका मतलब मल्टीपल आंसर होंगे, मल्टीपल आंसर होंगे, एक से ज्यादा स्टेटमेंट. वेरी गुड. देखो पहला सही नहीं है, दूसरा ओरल केयर सक्शनिंग एंड ब्रशिंग टीथ, ऑप्शन नंबर बी एंड डी आर करेक्ट. ऑप्शन नंबर बी एंड डी. Okay, great. So now let us discuss the last healthcare associated infection, which is CLEPSH. Central line blood stream infection. CLEPSH.
क्लेप्शी होता कैसे है, आपने पेशेंट को, क्योंकि यहाँ पे सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड है, इसीलिए ये इमेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। IBQ आपका ट्यूसडे या तो मंडे, नहीं ट्यूसडे आपका सीवीपी लाइन का लेक्चर होगा, उसको मिस मत करना। सीवीपी केयर इज हाईली इंपॉर्टेंट, हाईली इंपॉर्टेंट सेशन है ट्यूसडे हमारा सीवीपी है, राइट। सेकंड वाला क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, ये दिस वाज द क्वेश्चन। देखो इंटरप्ट, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी ना केयर बंडल में। इंटरप्ट भी करना है, हेड ऑफ द बेड 30 to 45 भी रखना है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, पेप्टिक अल्सर, स्ट्रेस अल्सर का वो भी करना है, प्रोफिलेक्सिस। ओरल केयर को एवरी 2 आवरली नहीं देना है, तो A to 4D सारे करेक्ट होंगे। हाँ ये लास्ट है, क्लेप्शी इज लास्ट। अभी स्ट्रेस गैस्ट्रिक डिजीज हमने पढ़ा तो था कि जितना हमने स्ट्रेस अल्सर डिजीज, अल्सर हो जाते हैं गैस्ट्रिक में, राइट, एसिड बढ़ जाता है जिसकी वजह से गैस्ट्रिक इरोजन होने लगता है, अल्सर हो जाते हैं, उसके लिए आप अल्सर प्रोफिलेक्सिस पेशेंट को दोगे, राइट। स्ट्रेस अल्सर, पेप्टिक अल्सर, गैस्ट्रिक इरोजन, वो एक ही चीज हो जाएगी, इसीलिए वो भी करेक्ट माना गया है। क्लियर। ये दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इमेज, ये है आपका सीवीपी कैथेटर। इसको डिटेल में मैं ट्यूसडे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, डिटेल में, राइट। ये अभी सिर्फ हम क्लेप्शी पढ़ रहे हैं। क्लेप्शी मतलब ये सेंट्रल लाइन से आपने केयर प्रोवाइड ठीक से नहीं करी, आपने एसेप्टिक टेक्निक ठीक से मेंटेन नहीं करी, जिसकी वजह से पेशेंट को क्लेप्शी हो गया। क्लेप्शी हमने पढ़ा था लीस्ट कॉमन हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन, राइट, स्यूडोमोनास फॉर वैप। तो कुछ इस तरीके से ड्रेसिंग होती है क्लेप्शी की। ये है सीवीपी लाइन, ये है इसकी ड्रेसिंग। जब भी हम एसेप्टिक नॉन टचिंग टेक्निक की बात करते हैं, उसमें दो चीजें आती हैं, की साइट, की पार्ट, राइट। की साइट इज द साइट जहां से वो कैथेटर, वो लाइन बॉडी के अंदर जा रहा है, तो दिस विल बी द की साइट। यहाँ इस साइड से हमने ये कैथेटर को बॉडी के अंदर इंसर्ट किया है, तो ये क्या होगा, की साइट होगा। और की पार्ट क्या है, ये हब वाला एरिया ल्यूमन, ये ल्यूमन होता है, इसको की पार्ट बोलेंगे। की पार्ट मतलब ये वो एरिया है जहां से हम कैथेटर को एक्सेस कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं। दीज बोथ पार्ट आर हाईली इंपॉर्टेंट, इन्हीं पार्ट को हमें केयर प्रोवाइड करना है इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, राइट। सीवीपी जो केयर प्रोवाइड करते हैं उसमें मैं बेसिक आपको बता रही हूँ, हम क्लास में डिस्कस करेंगे ताकि क्लेप्शी के बारे में आप और अच्छे से समझ पाओ। यस, तो यहाँ पे ये जो सीवीपी लाइन होती है पेशेंट की, सीवीपी लाइन में हमें दो तीन चीजों का ध्यान रखना है। एक सीवीपी लाइन की ड्रेसिंग, राइट, कितना फ्रीक्वेंटली ड्रेसिंग चेंज करना है, ये क्वेश्चन कई बार आया, राइट। सीवीपी ड्रेसिंग, हाउ फ्रीक्वेंटली वी हैव टू चेंज। अगर पेशेंट ने गॉस पीस ड्रेसिंग लगाई हुई है, या फिर पेशेंट ने ट्रांसपेरेंट ड्रेसिंग लगाई हुई है, in case of transparent dressing every 5 to 7 days, after every 5 to 7 days, in case of gauze piece dressing every 2 days, or when it's soiled। अगर आपके पास पेशेंट का ड्रेसिंग है जहां पे गॉस पीस लगा हुआ है, इफ इट इज नॉट soiled then every 2 days you have to change it। if you are having a patient with such type of dressing, this is a transparent dressing, it has to be changed every 5 to 7 days, or if it is soiled in between, राइट। ये दो चीजें आपको याद रखनी है। इसके अलावा सोल्यूशन, विच सोल्यूशन टू बी यूज्ड, कौन सा सोल्यूशन यूज करते हैं, 2% क्लोरहेक्सिडीन ग्लूकोनेट,
साइट को क्लीन करने के लिए, एंड 70% अल्कोहल हब और ल्यूमन को क्लीन करने के लिए। अब हब ये एंड हब और ल्यूमन है क्या? नाउ लिसन दिस वेरी केयरफुली। ये पूरा सीवीपी कैथेटर है। सीवीपी कैथेटर यहाँ से इतना, ये वाला पार्ट पूरा पेशेंट की बॉडी के अंदर है, राइट? ये पार्ट क्या, पूरा पेशेंट की बॉडी के अंदर है, ये पूरा पार्ट। यहाँ पे सूचर लगाए हुए, सिक्योर किया हुआ है, और यहाँ पे ड्रेसिंग लगाई हुई है। तो ये वाला पार्ट हुआ इंसर्शन साइट, जो आप 2% फ्लोरहेक्सिन ग्लूकोनेट से क्लीन करोगे। ये इनको बोलते हैं ल्यूमन, इसको क्लैंप बोलते हैं। ये ल्यूमन है, ये भी ल्यूमन है, ये क्लैंप है, ये क्लैंप है। सो ये ट्रिपल ल्यूमन, दिस इज ट्रिपल ल्यूमन सीवीपी लाइन विच इज वेरी कॉमन, राइट? साइजेस, ये कैथेटर का साइज हम सिर्फ सीवीपी क्लास में डिस्कस करेंगे। ये जो रेड कलर का, व्हाइट कलर का, ब्लू कलर का देख रहे हो, इन्हें बोलते हैं हब। व्हाट डू वी कॉल दिस? हब, राइट? इंसर्शन साइट को 2% क्लोरहेक्सिन से क्लीन किया, ल्यूमन को और हब को आपने 70% आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से क्लीन किया। जब भी आप ये हब को, ये की पार्ट है, इसको आप यूज कर रहे हो कैथेटर में मेडिकेशन डालने के लिए, कुछ भी करने के लिए, सो व्हेनेवर यू आर यूजिंग द हब, ऑलवेज रिमेंबर बिफोर यूजिंग एंड आफ्टर यूजिंग द हब, clean it properly in clockwise and anti-clockwise. Very good, Rafi. Clockwise and anti-clockwise, right? Anti-clockwise और clockwise मतलब ये हब है, इस तरीके से क्लीन करना है, 30 सेकेंड तक करना है, 30 सेकेंड तक। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 30 सेकेंड तक क्लीन करेंगे हब को, हब को। ये 2 पॉइंट आपके हब क्लीनिंग के पार्ट से रिलेटेड, क्लियर? तो ये आपका ये सर्जिकल साइट इन्फेक्शन होता है। अब सर्जिकल साइट इन्फेक्शन में भी ये बेसिकली सर्जिकल साइट नहीं, क्लेप्शी। ये जो क्लेप्शी होता है, बिकॉज यू आर नॉट मेंटेनिंग स्टेराइल एसेप्टिक टेक्निक, जिस वजह से क्लेप्शी होने के रिस्क होते हैं। जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल, यहाँ पे क्या क्या रिस्क हो सकते हैं। सबसे पहले, जब आपने कैथेटर इंसर्ट किया, स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक मेंटेन नहीं करी, राइट? इम्प्रॉपर आपने टेक्निक यूज किया, पुअर मेंटेनेंस, ये कैथेटर इंसर्ट हो गया, स्टेराइल ग्लव्स नहीं पहने गए, एसेप्टिक टेक्निक मेंटेन नहीं करी, जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो सकता है। हब कंटामिनेशन, इम्प्रॉपर आपने हब को यूज किया, बिल्कुल भी क्लीन नहीं किया, कैप नहीं लगाया, जिसकी वजह से अगेन यहाँ से इन्फेक्शन ट्रैवल करके लाइन में चला गया, राइट? सो ये कुछ कुछ इंसिडेंट है, की पार्ट और की साइट, अगर इन दोनों को मेंटेन नहीं करेंगे, सो बैक्टीरिया कैन इजीली ट्रेवल फ्रॉम द एक्सोजिनस सोर्स एंड कैन ट्रेवल इनसाइड दिस ब्लड लाइन, राइट? और वहां से वो स्प्रेड हो सकता है। तो ये आपको याद रखना है कि हमें सेंट्रल लाइन जो है उसको भी एसेप्टिक टेक्निक से मेंटेन करना है, अदर देन दैट पेशेंट को क्लेप्शी हो सकता है। व्हाट आर द कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन केस ऑफ क्लेप्शी? सो कोएगुलेज नेगेटिव, ये आपका 31% सबसे कॉमन है, देन स्टेफिलोकोकस ऑरियस। व्हाई वी आर कॉलिंग स्टेफिलोकोकस ऑरियस इज द मोस्ट कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन, क्योंकि ये सब में ही प्रेजेंट है, स्टेफिलोकोकस ऑरियस। ऑल्दो कॉटी में क्या था आपका, व्हाट इज देयर इन कॉटी? कॉटी में इकोलाई था, राइट? वैप में स्यूडोमोनास था, एसएसआई में स्टेफिलोकोकस ऑरियस था, और क्लेप्शी में क्या है, ये इस तरीके से लिख लो सारा एक ही साथ नोटबुक में। क्लेप्शी में क्या है, कोएगुलेट्स, क्लियर? ये आपका सारा हो गया। अब इन सब में एक जो सबसे कॉमन है वो है स्टेफिलोकोकस ऑरियस, इसीलिए ये मोस्ट कॉमन हेल्थ केयर एसोसिएटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्लियर? चलिए, नाउ लेट्स टॉक अबाउट केयर बंडल ऑफ क्लेप्शी। क्लेप्शी के केयर बंडल की बात करें तो हैंड हाइजीन आएगा सबसे पहले, विच इज इंपॉर्टेंट। नीड फॉर लाइन, जितना ये डॉक्टर असेस करेगा, डॉक्टर हैज टू फ्रीक्वेंटली चेक वेदर दिस सीवीपी लाइन इज इन यूज और नॉट। अगर यूज में नहीं है, इमीडिएटली
रिमूवल करना है। ड्रेसिंग हमें पता चल गया एज पर सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, कितना फ्रीक्वेंटली हमें ड्रेसिंग चेंज करना है, कितना फ्रीक्वेंटली ड्रेसिंग चेंज करना है। अगर आपकी ट्रांसपेरेंट ड्रेसिंग है every 5 to 7 days, अगर गॉस पीस ड्रेसिंग है तो 2 days। what is the reason behind this? Can anyone tell me what is the reason behind this, why we are changing the gauze piece dressing every 2 days? Why in case of gauze piece dressing the dressing is performed frequently, very frequently, every 2 days? Why? वेरी गुड आयुषी, क्योंकि गॉस पीस लगाया है, हम देख ही नहीं पा रहे हैं। द साइट इज कंप्लीटली ब्लॉक्ड with that piece of dressing of gauze piece. You cannot see what is happening at the insertion site. रेडनेस हो रही है, इन्फेक्शन सा कुछ दिख ही नहीं रहा है, इसीलिए आपने जल्दी जल्दी चेंज किया। एवरी सेकेंड डे यू आर चेंजिंग द गॉस पीस ड्रेसिंग और व्हेन इट गेट्स सॉइल्ड। लेकिन ट्रांसपेरेंट ड्रेसिंग में हेयर यू कैन इजिली चेक व्हाट इज गोइंग ऑन, इज देयर एनी साइन ऑफ इन्फेक्शन, तो इसीलिए आपने इसको 5 to 7 days में चेंज करना है। सेंट्रल लाइन देयर इज नो सच फिक्स डेज कि हम कितना फ्रीक्वेंटली चेंज करेंगे, चाहे एनजी ट्यूब हो चाहे सेंट्रल लाइन हो। देखो पहले ये कंसेप्ट था कि जैसे आईवी कैनुला है तो आईवी कैनुला बोलते थे हर तीसरे दिन में बदल दो, सेंट्रल लाइन है हर वीक में बदल दो, नो। बट नाउ दिस इज नॉट द कंसेप्ट कि एक बार सेंट्रल लाइन लग गई, जब तक कि वो हेल्दी है, यूज में है, हम उसको अननेसेसरली फ्रीक्वेंटली नहीं बदलेंगे। लाइन की बात हो रही है, पूरा कैथेटर की बात हो रही है, नो। सो कैथेटर को फ्रीक्वेंटली नहीं बदला जाता है अनलेस एंड अंटिल द कैथेटर इज ब्लॉक्ड और कैथेटर इज शोइंग द साइन ऑफ इन्फेक्शन, द साइट इज हैविंग एनी साइन ऑफ इन्फेक्शन। ये जो हब होते हैं, कहाँ गया हमारा, यस, हब को क्लीन, ल्यूमन को क्लीन हम करेंगे 70% आइसोप्रोपाइल से, सर्ज सीवीपी की साइट को क्लीन करेंगे 2% क्लोरहेक्सिन ग्लूकोनेट से। सो ड्रेसिंग एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जिससे आप क्लेप्शी का रेट मिनिमाइज कर सकते हो। साइट क्लीनिंग और हब डिकंटामिनेशन। ऑलवेज रिमेंबर की साइट की पार्ट, किसी भी कैथेटर की बात चल रही हो, ये की साइट और की पार्ट को हमेशा ध्यान रखें। ये क्वेश्चन कई बार पूछ भी लेते हैं, की पार्ट क्या है, की साइट क्या है, राइट। सो ये आपका कुछ इस तरीके से ऐसे होता है। क्लेप्शी का केयर बंडल ये आपके हॉस्पिटल में आपको दिया जाता है, जिसमें यू हैव टू साइन ऑन योर शिफ्ट ड्यूटी। चलो लास्ट पार्ट डिस्कस करते हैं ऑफ दिस सेशन इज हाउ टू कैलकुलेट द हेल्थ केयर एसोसिएटेड रेट। उसका फॉर्मूला क्या है ये आपको लास्ट मिनट रिविजन में लिखना है और समझना भी है। जैसे वैप का कितना रेट है आपके वार्ड में या आपके आईसीयू में, व्हाट इज द रेट ऑफ क्लेप्शी इन योर आईसीयू, व्हाट इज द रेट ऑफ 40 सर्जिकल साइट इन्फेक्शन रेट, एंड DUR को सबसे एंड में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट लेट अस फोकस ऑन दीज रेट ऑफ हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन। सो फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ वैप केसेस टोटल नंबर ऑफ वेंटिलेटर डेज। देखो दो चीजें हैं, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट रिस्क ऑफ रेट ऑफ हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन, अब मुझे कैलकुलेट करना है कॉटी का रेट, व्हाट इज द रेट ऑफ इंसिडेंस इन आईसीयू, आईसीयू में कितना रेट है कॉटी का, इसको कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला होगा, जो न्यूमरेटर होगा, जो ऊपर वाली जो वैल्यू होगी वो होगा नंबर ऑफ कॉटी केसेस, नंबर ऑफ कॉटी, डिनोमिनेटर में होगा नंबर ऑफ डिवाइस डे, डिवाइस डे का मतलब नंबर ऑफ कॉटी कैथेटर डेज, या तो इसको डिवाइस डे बोल लो या नंबर ऑफ कैथेटर डेज। अब इनका मतलब क्या है और ये कैसे निकालेंगे, और मल्टीप्लाई बाय 1000, इसका मतलब क्या हुआ एक एक करके समझते हैं। सो नंबर ऑफ 40 मतलब नंबर ऑफ 40 केसेस। मान लो आपको 1 वीक का रेट निकालना है कॉटी का, यू हैव टू आइडेंटिफाई द रेट ऑफ कैथेटर एसोसिएटेड इन्फेक्शन इन 1 वीक, राइट। 1 वीक में आपके आईसीयू में कितने कॉटी के केसेस आए। लेट्स टेक एन एग्जांपल, एक मेरे जो आईसीयू में कॉटी के 5 केसेस आए, राइट, इन 1 वीक। सो देयर आर 5 केसेस ऑफ कॉटी इन 1 वीक। अब व्हाट इज दिस मीनिंग, अब ये तो न्यूमरेटर हो गया, डिनोमिनेटर है नंबर ऑफ
डिवाइस डे, डिवाइस डे या फिर नंबर ऑफ कैथेटर डे, इसका मतलब क्या है? नंबर ऑफ कैथेटर डे का मतलब क्या है कि 1 वीक का निकालना है, डे 1, 1 वीक आपका शुरू होता है, 1 वीक मतलब मान लो 13 से लेके 19 मई तक, राइट। सो 13 मई को मेरे पास 4 पेशेंट थे जिनको कैथेटर लगा हुआ था। ध्यान से समझना, नंबर ऑफ डिवाइस डे या फिर नंबर ऑफ कैथेटर की बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ कैथेटर डे। सो हमने 1 वीक का निकालना है। 1 वीक स्टार्ट हुआ 13 से 19 में। 13 मई को आईसीयू में 4 पेशेंट थे जिनको फोलीज कैथेटर लगा हुआ था। 14 मई को मेरे पास 6 पेशेंट थे जिनको कैथेटर लगा हुआ था, फोलीज कैथेटर। 15 मई को मेरे पास 3 पेशेंट थे जिनको कैथेटर लगा हुआ था। 16 मई को मेरे पास 4 पेशेंट थे जिनको कैथेटर लगा हुआ था। 17 मई को मेरे पास, लेट्स टेक एन एग्जांपल, 2 पेशेंट थे जिनको कैथेटर लगा हुआ था। 18 मई को मेरे पास 5 पेशेंट थे जिनको कैथेटर लगा हुआ था। 19 मई को मेरे पास 1 पेशेंट था जिसे कैथेटर लगा हुआ था। इसका मतलब क्या है? पूरे वीक में मेरे पास आईसीयू में पेशेंट एडमिट हुआ, 1 पेशेंट आया, जो पेशेंट आया आईसीयू में उसको पॉटी है, राइट, वो पॉटी का केस था, वो एक ही बार कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ पॉटी केसेस में। लेकिन आईसीयू में जितने दिन तक वो रहा उतने दिन तक उसको कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ कैथेटर डेज में। यस, इसी को ही कैलकुलेट कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे ये मेरा 13 में से लेके 16 में का सेम पेशेंट है, पेशेंट सेम है, जिसको कॉटी है, कॉटी नंबर ऑफ कॉटी केसेस में मैंने एक ही बार कैलकुलेट किया, लेकिन नंबर ऑफ कैथेटर डेज में कितने दिन तक कैथेटर लगा हुआ था, उसको 16 तारीख तक कैथेटर लगा हुआ था। तो मैंने यहाँ पे इसीलिए 4 6 ये नंबरिंग है, ये सेम पेशेंट 16 तारीख तक काउंट हुआ है, एड ऑन हुआ है। समझ में आ रहा है इतना? कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट टिल नाउ? नंबर ऑफ 40 केसेस मतलब कितने केसेस हैं आपके आईसीयू में। एक हफ्ते का कलेक्ट कर रहे हैं, हम मंथली करते हैं, बट जस्ट टू अंडरस्टैंड हम 1 वीक का डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। 1 वीक में मेरे पास टोटल 5 केसेस हैं 40 के, राइट। अब 5 केसेस हैं, अब उसके ये तो हमारे पास न्यूमरेटर हो गया नंबर ऑफ 40 केसेस, लेकिन रेट निकालने के लिए टोटल नंबर ऑफ कैथेटर डेज भी चाहिए। तो कैथेटर डेज या डिवाइस डे भी बोलते हैं। ये कैसे करेंगे? पूरा जो वीक का जो आप निकाल रहे हो रेट, हर एक दिन कितने पेशेंट थे जिनको कैथेटर लगा हुआ है। सो पहले दिन पे 4 पेशेंट थे जिनको कैथेटर लगा था, सेकेंड डे पे 6 पेशेंट थे जिन्हें कैथेटर लगा था। अब ये सेकेंड डे पे वो भी पेशेंट है जो पहले दिन वाला है, उसमें एड ऑन होता जा रहा है, एड ऑन। जैसे सेकेंड डे में आपका 6 पेशेंट हुआ, अब कुछ पेशेंट डिस्चार्ज हो गए या शिफ्ट हो गए, तो थर्ड डे में सिर्फ 3 पेशेंट बचे आपके पास। फोर्थ डे में आपके पास फिर एक न्यू एडमिशन आया, उसको कैथेटर लगा था, 4 पेशेंट हो गए। फिर उसके बाद फिफ्थ डे में फिर डिस्चार्ज हुआ या ट्रांसफर हुआ, अब 2 ही पेशेंट रह गए, राइट। नहीं समझ आ रहा? अरे इजी है, समझने की कोशिश तो करो। कैथेटर डेज का मतलब कितने दिन डिवाइस लगे हुए हैं। जैसे डे 1 हम हमेशा कैलकुलेट कर रहे हैं, डे 1 मतलब आज के दिन कितने पेशेंट को कैथेटर लगा हुआ है। तो आईसीयू में 6 पेशेंट को कैथेटर लगा हुआ है। डे 2 में अब ये 6 पेशेंट थे, सेम 6 पेशेंट है और 2 पेशेंट और आ गए मान लिया, तो 7 8 पेशेंट को कैथेटर लगा हुआ है। सेम पेशेंट यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हो रहा है आगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, कैलकुलेट कैसे करेंगे? ये 1 वीक में जितना भी डेटा था इसको जोड़ेंगे। कैलकुलेट करो कितना आया आपके पूरे 1 वीक में, कैलकुलेट करो। जैसे 4 + 6 + 3 + 4 + 2 5 1, कितना आया? 25 आया। सब लोग मेक श्योर करो 25 आया। चलो ठीक है, ग्रेट। आई ट्रस्ट यू ऑल, यू ऑल आर सेइंग 25, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। अब हमें कैलकुलेट करना है 40 रेट, टोटल नंबर ऑफ 40 cases divided by total number of catheter days. So total number of 40 cases हमें 5 मिले थे 1 वीक में,
टोटल नंबर ऑफ कैथेटर 25 आया, मल्टीप्लाई बाय 1000, इसे सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। सॉल्व करेंगे, चलो सॉल्व करो, क्या होगा 1 5 5 25 5 2 is 200, 200 आपका रेट आ गया। दिस इज हाउ यू हैव टू कैलकुलेट, राइट। तो ये सारी चीजें, ये फॉर्मूला याद रखना है। नंबर ऑफ सिमिलरली बैप केसेस कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ वेंटिलेटर डेज, एंड उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर। 5 आपको दिया था, मैंने लिया नहीं, ये 5 आपको ये वैल्यू गिवन है कि आपके पास इतने केसेस हैं जिनको 40 है, ये गिवन था। ये 5 ऑलरेडी गिवन था कि मंथ में, जैसे मान लो इन अ मंथ आपको 25 पेशेंट हैं आपके वार्ड में जिनके जो एडमिट हुए जिनको 40 था। दिस इज अ गिवन वैल्यू, ये आपको बताया जाएगा, राइट। सो कॉटी, क्लेप्शी एंड एसएसआई में बस 100 से करेंगे। एसएसआई में नंबर ऑफ सर्जिकल साइट इंफेक्शन, नंबर ऑफ सर्जरी उस महीने में कितनी हुई है टोटल। अब है एक डिवाइस यूटिलाइजेशन रेशियो, डिवाइस यूटिलाइजेशन रेशियो, इसको हम कैसे निकालते हैं। डिवाइस मतलब नंबर ऑफ डिवाइस, कितना डिवाइस यूज हुआ है, अगर मंथली निकालना है। नंबर ऑफ पेशेंट डेज मतलब नंबर ऑफ डिवाइस, नंबर ऑफ पेशेंट, इसको कैसे निकालेंगे। नंबर ऑफ डिवाइस अगर आप देखो तो यहाँ पे न्यूमरेटर में नंबर ऑफ कैथेटर डेज, नंबर ऑफ डिवाइस डेज वो सेम ही था, राइट। तो नंबर ऑफ डिवाइस आपने अभी फाइंड आउट किया, आईसीयू में 25, एक वीक में 25 नंबर ऑफ डिवाइस डे था कॉटी का, ये हम कॉटी का निकाल रहे हैं, डिवाइस यूटिलाइजेशन रेशियो कॉटी का निकाल रहे हैं, राइट। नंबर ऑफ पेशेंट डेज मतलब टोटल नंबर ऑफ पेशेंट इन 1 वीक, एक वीक में कितने पेशेंट एडमिट हुए हैं आईसीयू में, ये वो होगा टोटल नंबर ऑफ पेशेंट डेज। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल, ये वैल्यू भी गिवन होगी। नंबर ऑफ पेशेंट जो एडमिट हुए हैं, हमने मान लिया आपके पास जो है 60 पेशेंट एडमिट हुए, जस्ट एन एग्जांपल। सो नंबर ऑफ पेशेंट मतलब टोटल पेशेंट एडमिटेड इन आईसीयू ड्यूरिंग दिस पीरियड, ड्यूरिंग दिस 1 वीक, या 1 मंथ का निकाल रहे हो तो 1 मंथ वाला, क्योंकि हम अभी 1 वीक का निकाल रहे हैं। 1 वीक में हमने देखा नंबर ऑफ डिवाइस डेज 25 हुए थे एंड नंबर ऑफ पेशेंट एज्यूमिंग हमें मिला है 60 है, तो इसको कैलकुलेट करेंगे वो आंसर आएगा। समझ में आया, कुछ समझ में आ रहा है। 5 केस या डे है, देखो एक है नंबर ऑफ क्लेप्शी केसेस, नंबर ऑफ केसेस, नंबर ऑफ 40 केसेस गिवन है आपको कि आपके वार्ड में इतने 40 के केसेस हुए हैं एक महीने में, राइट। 200 40 के केसेस हुए हैं एक महीने में, और जो आपके नंबर ऑफ कैथेटर डेज है वो है मान लो 550 कैथेटर डेज, मतलब पूरे महीने में 550 दिन पेशेंट को कैथेटर 550 पेशेंट को कैथेटर लगा हुआ था पूरे महीने में, तो आपको बस डिवाइड कर देना है। नंबर ऑफ कैथेटर डेज या नंबर ऑफ डिवाइस डे क्या होता है कि हर दिन कितने पेशेंट को फोलिस कैथेटर लगा था, हर दिन, मतलब एक दिन में 4 पेशेंट तो थे आपके पास, अब अगले दिन वो 4 के साथ और भी नए एडमिशन आ गए, उनको भी लगा हुआ था, तो ये 4 को ऐड ऑन करते जाएंगे जब तक वो डिस्चार्ज नहीं हो जाता, राइट। तो ये आपका है हाउ टू कैलकुलेट, इनका फॉर्मूला याद करना। ऑल दो अभी तक क्वेश्चन आया नहीं है, ऊपर वाला करे आए भी ना, अगर कंफ्यूजिंग है तो अवॉइड करो, बट फॉर्मूला याद कर लेना। चलो ये देखो, ये क्वेश्चन है यहाँ पे, कैलकुलेट द कॉटी रेट ऑफ इन्फेक्शन फॉर 1 वीक विद 25 पेशेंट हैड कॉटी। अब यहाँ पे 25 पेशेंट को कॉटी है, तो यहाँ पे द नंबर ऑफ कॉटी केसेस आपको पता है, नंबर ऑफ कॉटी केसेस यू ऑल नो, नंबर ऑफ कॉटी केसेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कैथेटर डेज मल्टीप्लाई बाय 1000। अब कैथेटर डेज आपको आइडेंटिफाई करना है, जैसे इन में आईसीयू 24 मई में आईसीयू में ये सारे पेशेंट हैं फर्स्ट डे ऑफ मंथ में, सो 20 पेशेंट थे आपके पहले दिन में जिनको यूरिनरी कैथेटर लगा था, 19 पेशेंट थे डे 2 में, इसी तरह डे 7 तक ये सारे पेशेंट दिए हुए हैं। आपको क्या करना है, ऑल यू हैव टू डू इज यू हैव टू एड दीज पेशेंट नंबर, 20 + 19 + 15 + 25
प्लस 20 प्लस 15 प्लस 15 कितना आएगा? जितना भी आएगा उसको कितना आया टोटल देखो। व्हाट विल बी द टोटल? 129 फाइनल। तो 25 डिवाइडेड बाय 129 मल्टीप्लाई बाय 1000, ये आपका इसको सॉल्व करके कैलकुलेशन। 193 तो नहीं आना चाहिए, नहीं 193 तो नहीं आना चाहिए। कैलकुलेटर सबका 193 आ रहा है। हाँ जी, तो यहाँ पे हमने बोला 20 प्लस 19 प्लस 15 प्लस 25 प्लस 20 प्लस 15 प्लस 15, 129 आया। 129 पहले आपने 25 लिया डिवाइडेड बाय 129 एंड देन यू हैव टू मल्टीप्लाई 190। यस यू ऑल आर 190, उससे पहले आएगा 0.193। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये निकालना है। चलो नाउ लेट अस क्विकली रिवाइज टू एमसीक्यू। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन इज कंसीडर्ड फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा? What will be the correct answer? All of the above. जहां पर भी all of the above देखो 90% chances that this is a correct answer. Then we have what is the full form of Klebsiella? कोई मुझे बताएगा correct answer क्या है इसका? Central line association blood sustained infection, central line associated bloodstream infection, central lumen. Very good. Option number B. Second, select which of the following is not a hospital acquired infection. Hospital infection acquired नहीं है, इसमें से कौन सा हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन नहीं है? बस ये है विजुअल एनालॉग स्केल, जो पेन स्केल है, पेन असेसमेंट स्केल। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन क्या होगा? दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, कॉटन। नेक्स्ट क्वेश्चन। Aditya, an evening ICU nursing officer, is taking the handover of his assigned patient with central venous line. He asked the morning staff about the transparent dressing over CVP line needs to be changed. Appropriate answer. Transparent dressing को कब change करेगा आदित्य? 7 days when it gets soiled, every day नहीं, 12 day नहीं, 10 days नहीं, 7 days. Always remember gauze dressing. ये question important है, पेपर में आया है। Every 2 days or when it gets soiled. Transparent dressing every 5 to 7 days. So this is the last question of आज का session. A key principle for the elimination of ventilator associated pneumonia include which of the following? Institution of prophylactic antibiotic, minimization of aspiration of secretion, placement of patient in prone position, regularly scheduling installation and suctioning of endotracheal tube. वैप की बात हो रही है, वी आर टॉकिंग अबाउट वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया। क्या हमें एंटीबायोटिक प्रोफिलेक्टिक देना है, मिनिमाइज करना है एस्पिरेशन ऑफ सिक्रीशन, पेशेंट को प्रोन पोजीशन देना है, रेगुलरली शेड्यूल करना है, इंस्टॉलेशन, सक्शनिंग। इंस्टॉलेशन तो रेगुलरली नहीं करते हैं, नॉर्मल सलाइन या कोई सोल्यूशन इंस्टॉल नहीं करता, तो ऑप्शन नंबर डी को हटा दो। प्लेसमेंट ऑफ पेशेंट इन प्रोन पोजीशन, नो, वी हैव मेंटेन, वी शुड मेंटेन हेड ऑफ द बेड एट 30 to 45 degree angle unless it is not recommended by the doctor. Prone position देते हैं but it has to be recommended. Minimize of aspiration of secretion, yes, इसीलिए तो हमने head of the bed रखा है. Institution of prophylactic antibiotic, no. यहाँ पे सबसे best preferred answer option number B, right? So yes, that's all about आज का session. थैंक यू सो मच। एंड आज का सेशन कौन सा चार्ट देखना है आपको? आज का सेशन यही समाप्त होता है। सी यू ऑल ऑन मंडे।
मंडे हम लोग बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक कवर करने वाले हैं। पेशेंट सेफ्टी, क्रच वॉकिंग, केन यूजिंग, रीस्ट्रेन, फॉल रिस्क, प्रेशर अल्सर। विल मेक श्योर कि मंडे सारी चीजें खत्म हो जाए। अब दिस इज द टाइम वेयर यू कैन रिलैक्स, यू कैन रिवाइज जो भी आपने नोट्स बनाए, एंड you all are doing a very wonderful, while preparing the notes I can see हेल्थ केयर एसोसिएटेड। देखो, इसमें हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन में हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। एक, सारे जितने भी हमने डिवाइस या फिर जो हमने सर्जरी यूज किया था उसके कैसे रेट को निकालेंगे, और डिवाइस यूटिलाइजेशन, वैप। और ये जो डिवाइस रिलेटेड थे उनका फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ वैप केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वेंटिलेटर डेज। इसको आप डिवाइस डे भी बोल सकते हो, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में इस तरीके से लिखा आएगा, आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा डिवाइस डे। वैप ने क्लेप्शी में कॉटी में 1000 से मल्टीप्लाई किया, एसएसआई में 100 से मल्टीप्लाई किया। डिवाइस यूटिलाइजेशन डे, यूटिलाइजेशन रेशियो हर एक उसका निकलता है हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन का। जैसे कॉटी का क्या होगा डिवाइस यूटिलाइजेशन रेशियो, क्लेप्शी का क्या होगा, कितने डिवाइस यूज हुए हैं, सर्जिकल उसका कितना होगा, कैथेटर क्या नाम है, क्लेप्शी का, वैप का और कॉटी का। तो ये तीनों डिवाइस में यूज कर रहे हैं जो डिवाइस रिलेटेड हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन है। इसको हम डिवाइस रिलेटेड इन्फेक्शन, डिवाइस रिलेटेड यूटिलाइजेशन रेशियो को सर्जिकल साइट इन्फेक्शन में यूज नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ डिवाइस में यूज किया जाएगा। ये वो डिवाइस रिलेटेड हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन में हम यूज करेंगे। क्लियर? ये फॉर्मूला याद रख लो। पूछा तो नहीं गया है अभी तक, किसी भी जगह पूछा नहीं गया, बट एक एनक्लेक्स की बुक में क्वेश्चन था और एक इंडियन ओरिएंटेड बुक है जिसमें क्वेश्चन था। फॉर्मूला नहीं दिख रहा है, अभी दिख रहा है फॉर्मूला, रुको। आई होप नाउ द फॉर्मूला इज क्लियर। सो यस, दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे सेशन। आई होप हमने बहुत अच्छा चीजें इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पढ़ी होंगी। डू रिवाइज, रिवाइज करते रहना। वीडियो अपलोडिंग प्रोसेस में है, यू विल सून गेट द अपडेट के वीडियो कैसे होगी। एंड खाना खाइए, रिवाइज करिए, अपना डिनर करिए, एंड हैव अ वेरी गुड